साथियों, एक बहुत बड़ा और एक महत्वपूर्ण मल्टीपर्पज स्पेस प्रोग्राम नासा और इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें ये होगा कि जो हमारी अर्थ है उसको ऑब्जर्व किया जाएगा कि हमारी अर्थ में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमारी अर्थ में क्या क्या बदलाव हो रहे हैं, हमारी अर्थ पर क्लाइमेट चेंज का क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी अर्थ पर डिजास्टर से क्या क्या बदलाव हो रहे हैं और वो कितना नुकसान पहुंचा रही हैं। समझते हैं इसको। ये जो स्पेस प्रोग्राम है ये एक प्रकार से नासा और इसरो के द्वारा जॉइंटली लॉन्च किया गया है। इसने कहीं ना कहीं एक न्यू एरा को शुरुआत कर दी है। इसने एक न्यू एरा की ऐसी शुरुआत कर दी है कि अब जो अर्थ का ऑब्जर्वेशन है बहुत ही सटीक और बहुत ही प्रिसाइज तरीके से हो सकेगा। ये एक जो प्रोग्राम है ये इसरो और नासा के द्वारा जॉइंटली हुआ है शुरू। समझते हैं इसको बहुत ही सटीक शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही कम समय में। देखो, जो ये प्रोग्राम है सिंथेटिक एपर्चर रडार, फर्स्ट जॉइंटली नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन है। ये पहला और एकमात्र और सबसे महंगा अभी तक का ये सबसे बड़ा जॉइंटली एक क्या है, एक मिशन है जो कि रडार को विकसित करने वाला मिशन है। इसमें हुआ ये है कि एक सिंथेटिक एपर्चर रडार जो कि बहुत ही सटीक तरीके से गहराई में जाकर के पृथ्वी को मेजर करेगा, पृथ्वी पर होने वाली अलग अलग जो चेंजेस हैं, बदलाव हैं, उनको क्या है बताएगा। अब देखते हैं इसके बारे में कि क्या ये जो प्रोग्राम है, ये जो मिशन है, ये क्या है। ये सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा, व्हाट इज निसार। निसार आखिर है क्या, समझना पड़ेगा। देखो, निसार जो है, यहाँ पे जो एन वर्ड आया है इसका मतलब है नासा, नासा। और जो आई एस वर्ड आया है यहाँ पे इसका मतलब है इसरो, नासा इसरो। ए का मतलब यहाँ पे एपर्चर है, यहाँ पे एपर्चर। एंड यहाँ पे आर का मीनिंग है रडार। आप बात समझ गए होंगे कि इस नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार जो कि ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन है, ग्राउंड ब्रेकिंग कोलैबोरेशन ऑफ नासा एंड इसरो। इसको क्या है, अभी 30 जुलाई 2025 को जीएसएलवी F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार मिशन है जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च हुआ है। वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड रडार सैटेलाइट है ये इतनी एडवांस है। इसके फीचर्स में अभी आप सबको जब बताऊंगा, जब आप इससे वाकिफ होंगे तो आपको वाकई लगेगा कि ये इतना इतना महत्वपूर्ण और इतना इम्पोर्टेंट हमारे देश के लोगों को, इस विश्व की पूरी मानव सभ्यता को, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए वरदान साबित होने वाला है। कैसे होने वाला है समझते हैं इसको। इसको 3 साल के लिए डिजाइन किया गया है, इसको 3 साल के लिए प्लान किया गया है कि ये अगले 3 साल तक हमें पूरी पृथ्वी की मॉनिटरिंग, उस पर होने वाले बदलावों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा। मतलब इसका जो जीवन काल है वो मुख्य रूप से 3 साल के लिए निर्धारित किया गया है। ये करेगा क्या, ये पूरी की पूरी अपनी नजरें बना के रखेगा। किस पर नजरें बना के रखेगा, ये रखेगा अर्थ पर, मॉनिटर करेगा डिजास्टर्स को, क्लाइमेट चेंज को। और साथ में हमारे जो अर्थ में है उस पर, जैसे मान लेते हैं वॉल्केनोज, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, हमारी अर्थ पर सुनामी आ रही है, हमारी अर्थ पर अर्थक्वेक आ रहे हैं, हमारे अर्थ पर कोई भी लैंडस्लाइड आ रहा है या कोई भी फ्लड आ रहा है, ओके, कोई भी फॉरेस्ट फायर हो रही है, फॉरेस्ट फायर। तो इन सब बड़ी से बड़ी जो डिजास्टर्स है, इनसे देखो, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ तो उससे उस एरिया का उस एरिया का जो लैंड मासेस है वो क्या बदलाव हुआ, वहां पे सॉइल कैसे परिवर्तित हो गई। कहीं पर अगर सुनामी आई है तो वहां पे किस तरीके से जो कोस्टल रीजन है वो उसमें क्या बदलाव आ गया है। अगर हमारे धरती पर कोई अर्थ को एक भूकंप आया है तो उसने कितना क्रस्टल चेंजेस किया है। क्रस्टल चेंज मतलब उसने, जैसे अर्थ है, अर्थ का ये कोई प्लेट है, कोई हिस्सा है, और ये प्लेट, ये दोनों आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन अर्थ को एक आया तो ये थोड़ा सा ऊपर उठ गया, स्लाइटली थोड़ा सा अपलिफ्ट हो गया यहाँ पे। तो ये जो चीज है ये इस तरीके से ये रडार क्या है, हमें इससे कहीं ना कहीं जानकारी देगा। साथ में जैसे लैंडस्लाइड हो रहा है कहीं पे, तो पहाड़ है, कोई पर्वत है, उनमें क्या बदलाव हो गया, फ्लड के आने से क्या है, उस एरिया में जो जोग्राफिक जो जियोमॉर्फोलॉजिकल जो बदलाव हुए, चेंजेस हुए हैं, वो क्या रहे हैं। और फॉरेस्ट फायर से पूरा का पूरा जंगल जो है कितना साफ हुआ है, कितना नहीं हुआ है, तो उसकी जानकारी भी हमें देगा। तो सिस्टमेटिक ढंग से हमें प्रोवाइड करेगा डाटा। नेचुरल डिजास्टर लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, लैंडस्लाइड एंड वॉल्केनिक एक्टिविटीज, इन्वायरमेंटल जो कुछ चीजें बदलती हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया, चाहे वो आर्टिफिशियली हो चाहे वो नेचुरल तरीके से हो, उसको ट्रैक करके हमें देगा। इकोसिस्टम की जानकारी देगा, मॉनिटर करेगा हमारी हमारी जो ग्लेशियर्स हैं वो कितने तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। देखो, जैसे मान लो ये हमारी ग्लेशियर पे बर्फ है, ठीक है, ये जैसे कोई पहाड़ है,
इस पहाड़ पर ये बर्फ जमी हुई है। अब ये बर्फ पहले इतनी थी, लेकिन अब धीरे धीरे पिघल करके थोड़ी और कम हो गई, थोड़ी और कम हो गई। तो इंचेस बाय इंचेस कितना बदलाव हो रहा है, इंचेस बाय इंचेस, मिलीमीटर के, आप समझ सकते हो मिलीमीटर तक की ये जानकारी दे सकता है। मिलीमीटर अगर कोई भी चीज में चेंजेस होगा, अगर अर्थ पे जो सरफेस है उसपे जो अलग अलग आइस ग्लेशियर्स हैं, वो अगर 1 मिलीमीटर 1 इंच भी अगर चेंज उसमें होगा, वो पिघलेंगे, अगर उनमें मेल्टिंग होगा तो वो भी ये रडार कहीं ना कहीं कैप्चर कर लेगा, स्कैन कर लेगा कि हाँ यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से क्या हुआ है, बदलाव हुआ है, मैपिंग करेगा। अब देखो इसमें अल्टीमेटली यहाँ पे देखेंगे कि इसमें यूज क्या किया गया है, इसमें ऐसे खास कंपोनेंट्स क्या हैं जो यहाँ पे इसको विशेष बनाते, ताकतवर बनाते हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है इसका रडार एंटीना रिफ्लेक्टर। आपने सैटेलाइट्स देखी होंगी, रडार्स देखे होंगे जो स्पेस में काम कर रहे हैं, हवा में, मतलब हमारे लोअर अर्थ ऑर्बिट में या फिर हमारा सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में वो चक्कर लगा रहे हैं, किसके, पृथ्वी के। लेकिन उसमें आपने नॉर्मल ऐसी सैटेलाइट देखी होगी, इस तरीके का रडार ये एंटीना नहीं देखा होगा। इसमें यही एंटीना इसको खास बनाता है, बहुत ही विशेष बनाता है, जो क्या करता है, ऐसे क्या करता है, ये अलग अलग सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है, माइक्रोवेव्स को रिफ्लेक्ट करता है, टकरा करके ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं वापस इसके पास जाती हैं और फिर इसको प्रोसेस करके ये उसको, उस डाटा को क्या है, हमारी अर्थ पर, हमारे सेंटर्स पर, डेटा सेंटर्स पर इस चीज को प्रोवाइड कराएगा, पहुंचाएगा। तो इससे हमें एक अंदाजा ये लग जाएगा कि कितना डाटा यहाँ पे महत्वपूर्ण है, कितना डाटा यहाँ पे महत्वपूर्ण नहीं है, और ये भी पता चल जाएगा कि ये जो सरफेस का इसने डाटा भेजा है, यहाँ पे क्या क्या बदलाव हुआ है, ये भी हमें बता देगा। तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसमें ऐसे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि बहुत ही प्रिसाइज तरीके से, बहुत ही सटीक तरीके से पता लगा लेंगे। आप समझते हैं कि इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, नाम उनके पढ़ लेते हैं। जैसे इसके अलावा इसमें रडार एंटीना बस है, जो कि ये वाला पार्ट है, इसमें ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। और रडार इंस्ट्रूमेंट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पार्ट ये हो गया, जो इसका मेन फ्रेम कंप्यूटर से भरा होता है, सेमीकंडक्टर्स होते हैं इसमें। तो ये इसके अंदर वाला हिस्सा, आप जाओगे तो एल सार डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह, एस सार वगैरह, फीड एपर्चर वगैरह इसमें देखने को मिलेंगे। अब हम इसके थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा, अब हम समझते हैं इसको वर्क या इसका तरीका क्या रहेगा। देखो ये है एक सरफेस, ये एक सरफेस है। अब यहाँ पे क्या है, इस एंटीना के थ्रू यहाँ पे माइक्रोवेव्स या फिर कुछ सिग्नल्स भेजे गए हैं। ये सिग्नल्स यहाँ पे इस सरफेस के इस वाले पॉइंट से और इस वाले पॉइंट को कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। वापस क्या होगा, हमें अगर कैप्चर करना है, हमने कैप्चर कर लिया, हमने पता लगा लिया, अब ये वापस उसको क्या है, ट्रांसमिट करेगा इस रिसीवर के थ्रू। तो यहाँ पे इनको वापस से रिसीव कर लिया, और यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, इसकी विड्थ क्या है, इस पे क्या क्या बदलाव हुए हैं, उसको सिस्टमेटिक ढंग से ये क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। और फिर यहाँ पे इसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाएगा, और इसको प्रोसेस करने के बाद धरती पर जो डेटा सेंटर होगा, धरती पर हमारी चाहे नासा का हो चाहे इसरो का हो, वहां पे डेटा सेंटर्स में इसको ट्रांजिट कर देगा, ट्रांसमिट कर देगा, भेज देगा। ऐसे में क्या होगा, हमारे पास हर 12 दिन में जो ये निसार सैटेलाइट है, निसार जो रडार है, ये हर 12 दिन में 80 टेराबाइट्स तक का डेटा भेजेगा। एक बहुत बड़ा क्या है, ये एक फैक्टर है जो कि इसको विशेष बनाता है, स्पेसिफिक बनाता है। अच्छा, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज करी गई है वो भी आप समझो। एडवांसमेंट की वजह से इसको थोड़ा सा और ज्यादा महत्व मिल रहा है, वो एल बैंड। एक तो ये एल बैंड देख रहे हो आप लोग यहाँ पे, एल बैंड यहाँ पे क्या करता है इसको समझते हैं। एक तो ये एल बैंड आप देख रहे हो, ये एस बैंड, ये दोनों जो बैंड है, बैंडविड्थ्स हैं, ये जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, ये इसको विशेष बनाती है। एल बैंड का जो निर्माण है वो किसने किया है, ये नासा ने किया है। और एस बैंड का निर्माण अगर बात करें तो ये इसरो ने किया है। स्पेसिफिक बात ये है, ठीक है। अब देखो ये डुअल फ्रिक्वेंसी पे काम कर रहा है, मतलब इसमें दो बैंड काम कर रहे हैं, दो वेव्स पे काम करता है ये, दो कहीं ना कहीं यहाँ पे बैंडविड्थ्स हैं जिन पे काम करता है, यानी डुअल फ्रिक्वेंसी पे काम करेगा। यानी कि कोई फ्रिक्वेंसी अगर ये काम कर रही है तो उसको और डेप्थ में पता करने के लिए दूसरी फ्रिक्वेंसी लाएगी। जैसे मान लो एक जंगल है, जंगल में एस बैंड ने पता लगा लिया कि यहाँ पे घना जंगल है, एल बैंड जाकर के उस जंगल के अंदर और पिनेट्रेट करके उस पे वहां कौन सी सॉइल है, वहां पे मिट्टी कैसी, वहां पे चट्टाने हैं, वो जंगल में झाड़ियां हैं कि नहीं है, इसका भी पता लगा लेंगे। ये इसकी खास बात है। जैसे कहीं पे मान लो बर्फ जमी हुई है, तो यहाँ पे एस बैंड ने पता लगा लिया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ जमी हुई है। एल बैंड पिनेट्रेट करके उस बर्फ के अंदर पता लगाया कि उस बर्फ कौन सी चट्टान पे फैली हुई है, कौन सी चट्टान पे क्या है, फैली हुई है, विस्तृत है, वो चट्टान के अंदर कौन से मिनरल्स हो सकते हैं, कौन से मिनरल नहीं हो सकते, ये भी पता लगा सकते हैं ये रडार्स। ओके,
तो ये एक विशेष बात इसको कहीं ना कहीं और ज्यादा स्पेसिफिक बना देती है। अब समझते हैं ये बैंड्स जो होती हैं अलग अलग, जो ये एल बैंड एस बैंड यूज करे गए, इनमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है। जो एल बैंड होती है थोड़ी सी क्या होती है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो क्या है, कम होती है। आप देख सकते हो फ्रिक्वेंसी कम होती है, 1 से 2 गीगाहर्ट्ज तक होती है और 2 से 4 गीगाहर्ट्ज तक होती है एस बैंड की। अगर वेवलेंथ की बात करी जाए तो वेवलेंथ ज्यादा होती है एल बैंड की और शॉर्टर होती है। मतलब वेवलेंथ मतलब ये कि ये इस तरीके से थोड़ा सा क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है, और यहाँ पे शॉर्टर इसकी इस तरीके से होती है, एल बैंड एस बैंड इस तरीके से होता है। ठीक है, तो एल बैंड की जो वेवलेंथ है, यहाँ पे वेवलेंथ को माप करने के लिए आप इस तरीके से इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस निकालते हो। यहाँ पे आप देखो इनके बीच का डिफरेंस कम है। इसके बाद अगर पिनिट्रेशन की बात करें तो ये गहराई में, मैंने बताया ना कि जंगल है तो उसकी गहराई में जाकर के सॉइल का पता लगा लेना, बर्फ है तो उसके अंदर चट्टान कौन सी है, वो चट्टान उसके नीचे कौन सी है वो पता लगा देना। तो एल बैंड पिनिट्रेट बहुत अच्छा कर लेती है। अगर मुझे बात करनी है एस बैंड की तो ये थोड़ा सा गुड कैटेगरी में है, बट उतना ज्यादा नहीं कर पाती है। वेजिटेशन के अंदर सॉइल पता करना है, क्लाउड के अंदर भी जैसे घने बादल छाए हुए हैं तो उनके अंदर भी पिनिट्रेट करके ये पता लगा लेगी कि वहां पे कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो रखी है। ये इतना इफेक्टिव डेंस वेजिटेशन या डेंस क्लाउड में ये पिनिट्रेट नहीं कर पाती है। अगर रेजोल्यूशन की बात करें तो लोअर स्पेशल रेजोल्यूशन होता है और यहाँ पे हायर स्पेस रेजोल्यूशन होता है। इसके बाद अगर हम की एप्लीकेशन की बात करें कि इनका अल्टीमेटली यूज कहाँ करेंगे, एल बैंड का यूज होगा जैसे कि हमें क्रस्टल डिफॉर्मेशन करना है, पता लगाना है। अर्थक्वेक आया, जैसे ये परत थी, ये क्रस्ट थी, अब अर्थक्वेक आता है तो कहीं ना कहीं कोई हिस्सा ऊपर उठ जाता है, कोई हिस्सा नीचे धस जाता है, तो अगर इंचेस में भी वो हिस्सा बदल रहा होगा, उसमें चेंजेस आए होंगे, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये अर्थक्वेक का कोई भी जो परिणाम है, कोई भी रिजल्ट है, ये एल बैंड पता लगा लेगा इसका। कहीं पे सॉइल मॉइस्चर का पता लगाना है कि यहाँ पे जो मिट्टी है उसमें मॉइस्चराइजेशन वाली कंडीशन है कि नहीं है, उसमें क्या नमी है, क्या उसमें एक ड्राइनेस है या आर्द्रता है नहीं है। तो इस वाली बात, जो ये वाली बातें होती हैं, ये भी बहुत अच्छे से पता लगाएगा। फॉरेस्ट बायोमास क्या है, वहाँ पे ग्लेशियर एंड आइस मेल्टिंग वहाँ पे हो रही है नहीं हो रही है, वहाँ पे शीट्स जो है कितनी मोटी है, आइस शीट्स कितनी मोटी है, वहाँ पे बर्फ कितनी परत कितनी ज्यादा चौड़ी है, कितनी ज्यादा कम चौड़ी है, कितनी पतली है, ये सब पता लगाना एल बैंड का काम है। अगर एस बैंड की बात करें तो ये मैपिंग कर देती है, ऊपर ऊपर से मैपिंग कर लेगी कि इस इलाके में जंगल ही जंगल है, इस इलाके में क्या है, बर्फ ही फैली हुई है, इस इलाके में ये मिट्टी पाई जा रही है, तो इस तरीके की, इस इलाके में सिर्फ क्रॉप्स ही क्रॉप्स हैं। ठीक है, जियोलॉजी का पता लगा लेगी, वाटर बॉडीज कहीं पे है, डिजास्टर मॉनिटर कर लेगी, और सरफेस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो भी पता लगा लेगी। तो गहराई में अगर अध्ययन करना है तो एल बैंड, और थोड़ा सा नॉर्मल अध्ययन करना है, थोड़ा सा बाहर से ऊपर ऊपर से मैपिंग करना है तो एस बैंड। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का जो इसका अगला हिस्सा है डिस्कशन का, वो है ये। इस फोटो को देखो, एल बैंड क्या कर रही है, जो लॉन्ग वेवलेंथ वाली है वो बहुत गहराई में पिनिट्रेट करके इस पेड़ की जो पत्ते हैं उनके अंदर भी पिनिट्रेट करके यहाँ पे जो मिट्टी है उनकी परतों को भी देख लेगी कि यहाँ पे ऊपर कौन सी परत है, उसके अंदर कौन सी परत है, ये क्या है, उसके अंदर चट्टाने कौन कौन सी हो सकती है, ये भी पता लगा लेगी। एस बैंड क्या करती है, एस बैंड सिर्फ कैनोपी तक ही सीमित रहती है, जो पेड़ होते हैं उनकी कैनोपी, उनका ऊपरी हिस्सा, उस तक ही सीमित रहती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको पता चल गई होगी थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू। आप समझते हैं कि ये जो हमने सैटेलाइट भेजी है, अपर्चर रडार भेजा है, ये किस तरीके का रडार हो, ये कहाँ कहीं ना कहीं घूमेगा। आप जैसे देख रहे हो ये अर्थ है, इससे हमने ऊपर कहीं ना कहीं इसको क्या कर दिया है, प्रक्षेपित कर दिया है, ठीक है, लॉन्च कर दिया है। जब ये पृथ्वी पर घूमेगा तो कौन से ऑर्बिट में घूमेगा, आपको याद होना चाहिए, इसको पता होना चाहिए, लोअर अर्थ ऑर्बिट में ये क्या करेगा, चक्कर लगाएगा पृथ्वी के लोअर अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है, सन सिंक्रोनस तरीके से, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंतर्गत आप लोअर अर्थ ऑर्बिट में इसको देखोगे। साथ में इसकी जो हाइट होगी पृथ्वी से वो 748 किलोमीटर की होगी। उसको 3 साल के लिए प्लान किया गया है, 3 साल तक ये पृथ्वी के चक्कर लगाएगा और लगभग हर 12 दिन में, हर 12 में क्या करेगा, ये डाटा भेजेगा। और ये लगभग 80 टेराबाइट्स का डेटा भेजेगा, 80 टेराबाइट्स एक बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, और ये अगर देखा जाए तो ये एक बार में कहीं ना कहीं एक दिन में, सॉरी, एक दिन में अगर इसकी बात करी जाए तो वन डे, एक दिन में ये पृथ्वी के कितने चक्कर लगाएगा, 14 चक्कर लगाएगा। ठीक है, क्या कितने 14 चक्कर लगाएगा, मतलब ये 14 चक्कर लगाएगा। 14 चक्कर मतलब ये क्लियर होता है कि हर लगभग
2 घंटे में अप्रोक्स, कहीं न कहीं 1.5 घंटे में बात कर लेते हैं, 1.5 घंटे के आसपास, 1.5 घंटे या 100 मिनट में ये लगभग एक चक्कर पूरा कर लेगा। 100 मिनट के अंदर 97 से 98 मिनट के अंदर ये पृथ्वी का एक चक्कर पूरा कर लेगा, 97 से 98 मिनट के अंदर। और पूरे 24 घंटे के अंदर ये पृथ्वी के 14 चक्कर ऐसे लगा लेगा। तो ये एक इसकी खास बात है कि ऐसे पृथ्वी का पूरा एरिया ये कवर कर लेगा। निसार के फैक्ट एंड फिगर्स की बात करें तो देखो लगभग ये 2392 किलोग्राम का वजन का एक रडार सिस्टम है, जो कि 12 दिन में क्या करेगा, हमें डेटा भेजेगा। साथ में 240 एक बार में अगर कोई इलाके में ये घूम रहा है, जैसे पृथ्वी के ये वाले हिस्से पे इसने फोकस किया या ये वाले हिस्से पे फोकस किया इसने, तो लगभग वहां के 240 किलोमीटर के एरिया को कवर कर लेगा। 240 किलोमीटर के एरिया को, वाइड स्ट्रिप को कवर कर लेगा एक बार में ही। बात करें तो ये एवरी इंचेस को क्या करेगा, मेजर करेगा। एवरी इंचेस अगर स्लाइटली इंचेस में भी परिवर्तन आया, चेंजेस आए, तो ये उसको भी माप कर लेगा। मैंने बताया ना, एल बेंड इसमें बहुत कारगर है, जो कि किसने बनाया है, जो कि नासा ने बनाया है। और जो एस बेंड है ये किसने बनाया है, ये इसरो ने बनाया है, जो कि ऊपरी तरीके से करेगा, ऊपरी तरीके से मैपिंग करेगा। अल्टीमेटली देखो स्टार्ट तो यही करेगा, इनिशिएट यही करेगा, कोई भी चीज कहाँ पे कौन सी है पहले तो एस बैंड बताएगा। अब उसकी गहराई में आपको मापन करना है तो एल बैंड बता देगा कि इसकी गहराई में क्या क्या हो सकता है। आगे देखते हैं आगे क्या है कहानी में। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई है इसमें, अगर कॉस्ट की बात करें तो देखो पूरा बनाने में 1.5 बिलियन यूएस डॉलर की क्या है यहाँ पे एक जो लागत है वो आई है, यहाँ पे कॉस्ट आई है। नासा ने यहाँ पे 1.4 बिलियन मतलब पूरा 99% पैसा जो है दिया है। उसके बाद इसरो ने यहाँ पे 56 मिलियन डॉलर्स का यहाँ पे योगदान दिया है। इस प्रकार का ये सैटेलाइट, रडार सैटेलाइट बन के तैयार हुआ है, जिसको जीएसएलवी F-16 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम कि डेटा अगर इसमें देखा जाएगा तो किस तरीके का डेटा देखा जाएगा। 80 टेराबाइट्स का डेटा है, जो मोर देन एनी प्रीवियस अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स। अभी तक की जितनी भी सैटेलाइट्स जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजी गई थी, अलग अलग ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट भेजी जाती है। जैसे आप ओशन से रिलेटेड ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट भेज दो, ठीक है, आप फॉरेस्ट के लिए भेज दो, आप क्रॉप्स के लिए भेज दो, एग्रीकल्चर के लिए भेज दो, डिफरेंट डिफरेंट होती है, लैंडस्लाइड्स के लिए भेज दो। लेकिन ये जो सैटेलाइट है ये कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत ही ज्यादा समग्र है, सबको एक साथ कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर लेगी और 80 टेराबाइट्स का डेटा हर 12 दिन में भेजेगी। बताया जा रहा है कि जब 3 साल में ये ऐसा डेटा जो भेजेगी 3 इयर्स में, तो लगभग 150 से ज्यादा है ना बड़ी बड़ी जो हार्ड ड्राइव्स हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी जो हार्ड ड्राइव्स है वो क्या है ये भर देगा। तो ये एक बहुत ही स्पेसिफिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब ये जो डेटा है, ये जो चार्ट है, ये अपकमिंग जो लॉन्चेस हैं इसरो के वो होने वाले हैं, इसको हम अपना नेक्स्ट डिस्कशन में अपना इसको समझेंगे और आपको इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देंगे।